बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हजारों साल पुरानी परंपराएं और एक नया आधुनिक भारत जो समानता और न्याय की बात कर रहा था, वो कैसे आमने सामने आए। और ये कानून उसी खींचतान की कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल। हम परिवार की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर शादी की बदलती परिभाषा और कुछ बड़े सामाजिक सुधारों पर भी नजर डालेंगे। यह वाकई एक दिलचस्प सफर होने वाला है। हम देखेंगे कि कानून सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं होते, बल्कि वो समाज की बदलती सोच, उसके मूल्यों और संघर्षों का एक आईना होते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले परिवार। परिवार। स्रोत कहता है कि इसकी सबसे बुनियादी इकाई है पति, पत्नी और बच्चे। लेकिन असल में परिवार के रूप तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। स्रोत इन्हें अधिकार के आधार पर दो हिस्सों में बांटता है। एक है पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें सारी शक्ति और फैसले लेने का अधिकार पुरुष मुखिया के पास होता है, जो कि सबसे आम है। हाँ, सबसे आम। और इसी का दूसरा पहलू है मातृसत्तात्मक परिवार, जहां अधिकार महिला मुखिया के पास होते हैं। स्रोत में असम के गारो और खासी समुदायों का जिक्र है, और केरल के नायर समुदाय का भी, जहां ये प्रथा मौजूद थी। अच्छा, लेकिन अधिकार के अलावा परिवार की जो संरचना है वो भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। सबसे छोटी और आज के दौर में सबसे आम इकाई है एकल परिवार, मतलब न्यूक्लियर फैमिली। बस पति पत्नी और उनके बच्चे। हाँ, और इससे बड़ा होता है विस्तारित परिवार, यानी एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ कई एकल परिवार एक साथ रहते हैं, जैसे माता पिता अपने शादीशुदा बेटों और उनके परिवारों के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हों। बिल्कुल। और फिर आता है संयुक्त हिंदू परिवार, जो सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक कानूनी अवधारणा भी है। अच्छा, एक लीगल कॉन्सेप्ट। हाँ, एक लीगल कॉन्सेप्ट। इसमें एक ही पूर्वज से आई कई पीढ़ियों के लोग शामिल होते हैं। पर एक और वर्गीकरण है जो समाज की रूपरेखा तय करता है, और वो है शादी के आधार पर। शादी के आधार पर? हाँ, एक है एक विवाह यानी मोनोगैमी, एक पति एक पत्नी। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के बाद से हिंदुओं के लिए यही एकमात्र कानूनी व्यवस्था है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। स्रोत में बहुपत्नित्व का भी जिक्र है, मतलब पॉलीगनी, जहां एक पति की कई पत्नियां हो सकती थी। और एक और रूप था जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुपतित्व यानी पॉलीएंड्री, एक पत्नी कई पति। हाँ, ये बहुत दुर्लभ था। लेकिन स्रोत में दक्षिण भारत के टोड समुदाय का जिक्र है, और नेपाल में रहने वाले तिब्बती जातीय समूह नम्बिया का भी, जो भ्रातु बहुपतित्व का पालन करते थे। मतलब कई भाई मिलके एक ही महिला से शादी करते थे। एग्जैक्टली। परिवार की ये अलग अलग संरचनाएं दिखाती हैं कि समाज कितना विविध रहा है। और परिवार की ये संरचना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि कौन मुखिया है, बल्कि इस पर भी कि विवाह की प्रथाएं कैसी थीं। सही। और कुछ प्रथाएं ऐसी थीं जिन पर समाज और कानून दोनों को सवाल उठाने पड़े, और यहीं से एक तरह से परंपरा और आधुनिक कानून की असली खींचतान शुरू होती है। आप सती, बाल विवाह और दहेज जैसी प्रथाओं की बात कर रही हैं। बिल्कुल। इन मामलों में राज्य में बहुत सख्ती से हस्तक्षेप किया। सती प्रथा को ही लीजिए। सती निवारण अधिनियम के तहत कानून इतने कठोर हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सती करने की कोशिश करने पर 1 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो है किसी को इसके लिए उकसाने की सजा। 1 मिनट, उकसाने की सजा? वो कितनी है? मौत की सजा या आजीवन कारावास। क्या? हाँ, अगर किसी के उकसाने पर कोई महिला सती हो जाती है तो उकसाने वाले को यही सजा मिलती है। और उकसाने का मतलब सिर्फ कहना भर नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें सती के महिमा मंडन के लिए जुलूस निकालना, ये विश्वास दिलाना कि इससे कोई आध्यात्मिक लाभ होगा, या विधवा को जबरदस्ती शमशान तक ले जाना, ये सब शामिल है। मतलब कानून सिर्फ विधवा को नहीं बचा रहा था, वो उस पूरे सामाजिक दबाव को तोड़ा था जो उसे उस चिता तक धकेलता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सजा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक संदेश थी कि समाज की कोई भी परंपरा किसी की जान से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि सरकार को उन मंदिरों या ढांचों को गिराने का भी अधिकार है। हाँ, कानून का मकसद सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि उस मानसिकता को ही जड़ से खत्म करना था। ये तो बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, अब बाल विवाह की बात करते हैं। बाल विवाह। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कहता है कि 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की बच्चे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी बारीकी है। हाँ, और वो ये है कि इस कानून के तहत हुई शादी अपने आप रद्द नहीं होती। नहीं होती? नहीं,
ये शून्यकरणीय होती है, शून्य नहीं। यानी जो पक्ष शादी के समय बच्चा था वो बालिग होने के 2 साल के अंदर कोर्ट जाकर उस शादी को रद्द करवा सकता है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शून्य और शून्यकरणीय में असल में फर्क क्या है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझते हैं। शून्य विवाह का मतलब है कि वो शादी कानून की नज़र में कभी हुई नहीं, जैसे कोई नकली नोट हो, वो शुरुआत से ही अवैध है। अच्छा। लेकिन शून्यकरणीय विवाह एक असली नोट की तरह है, जिसे पीड़ित पक्ष चाहे तो बैंक में जाकर रद्द करवा सकता है। जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक शादी पूरी तरह से मान्य रहती है। समझ गया। तो ये शक्ति उस बच्चे को दी गई है जिसके साथ अन्याय हुआ, ताकि वो अपने भविष्य का फैसला खुद कर सके। बिल्कुल, कानून उस शादी को तो गलत मान रहा है, लेकिन उस बच्चे को सजा नहीं दे रहा जो इसका शिकार हुआ। ये एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। अच्छा, और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चों का क्या होता है? वे हर हाल में वैध माने जाते हैं। कानून यह सुनिश्चित करता है कि माता पिता की गलती की सजा बच्चों को ना मिले। भले ही बाद में शादी रद्द हो जाए, बच्चों के सारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं। शादी से जुड़ी एक और प्रथा जिसने समाज को लंबे समय तक परेशान किया है वो है दहेज। दहेज? दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसके बारे में क्या कहता है? यह कानून दहेज को शादी के एवज में दी गई किसी भी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन इसमें वो तोहफे शामिल नहीं है जो बिना किसी मांग के दिए गए हों। अच्छा, तो तोहफे और दहेज में एक लाइन है। हाँ, एक महीन लाइन है। और दिलचस्प बात यह है कि कानून सिर्फ दहेज लेने को नहीं बल्कि मांगने को भी अपराध मानता है। सिर्फ दहेज मांगने पर ही 2 साल तक की जेल हो सकती है। ये कानून तो बहुत मजबूत लगता है, खासकर इसका एक प्रावधान जो कहता है कि सबूत का भार आरोपी पर है। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब उसे साबित करना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया। फिर भी हम आज भी दहेज से जुड़ी इतनी खबरें क्यों सुनते हैं? क्या कानून लागू करने में कोई कमी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कानून अपनी जगह बहुत सख्त है, लेकिन सामाजिक वास्तविकता ज्यादा जटिल है। कई बार इसे गिफ्ट या रिवाज का नाम दे दिया जाता है। कानून का डर तो है, लेकिन सामाजिक मान्यता और दबाव कई बार उस पर भारी पड़ जाता है। ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता, सामाजिक सोच में बदलाव लाना सबसे बड़ी चुनौती है। ये कानूनी बदलाव असल में समाज में चल रहे बड़े बदलावों का ही नतीजा थे। स्रोत यहाँ 2 बहुत दिलचस्प समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं का जिक्र करता है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। हाँ, संस्कृतिकरण। ये शब्द समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने दिया था। बिल्कुल। ब्रिटिश राज के साथ विज्ञान, टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा प्रणाली और एक नया कानूनी ढांचा आया। इसने भारतीय समाज को, जो काफी हद तक स्थिर था, एक गतिशील समाज में बदल दिया। इसने व्यक्तिवाद और मानवतावाद को बढ़ावा दिया, जिससे सती जैसी कई सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठने लगे। बिल्कुल। तो इन सब बदलावों का शादी की संस्था पर क्या असर पड़ा? परंपरागत रूप से हिंदू विवाह एक संस्कार था, एक धार्मिक कर्तव्य जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। और प्राचीन हिंदू कानून में तो शादी के 8 अलग-अलग रूपों का जिक्र मिलता है, जिनमें से कुछ आज के हिसाब से बेहद चौंकाने वाले हैं। जैसे कि ब्रह्म विवाह, जिसे सबसे अच्छा मानते थे, जिसमें पिता अपनी बेटी का दान एक योग्य वर को करता था। और दूसरी तरफ आसुर विवाह भी था, जिसमें दूल्हा दुल्हन के पिता को पैसे देता था। ये तो एक तरह से बेटी को बेचना हुआ। हाँ, और फिर गांधर्व विवाह था, जो आज के प्रेम विवाह जैसा था, जो लड़के और लड़की की आपसी सहमति से होता था। लेकिन एक मिनट, राक्षस विवाह? इसका मतलब अपहरण और बलात्कार को भी विवाह का एक रूप माना जाता था। ये तो आज की सोच से बिल्कुल परे है। हाँ, ये दिखाता है कि समय के साथ नैतिकता और कानून की परिभाषा कितनी बदल गई है। जिसे एक जमाने में किसी रूप में मान्यता प्राप्त थी, वो आज एक गंभीर अपराध है। और इसी घालमेल को खत्म करने के लिए 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या क्या बड़े बदलाव थे? इसने क्रांतिकारी बदलाव किए। सबसे पहले इसने हिंदुओं के बीच एक विवाह को अनिवार्य कर दिया, मतलब एक समय में एक ही जीवन साथी। ठीक है। दूसरा, इसने शादी के लिए न्यूनतम उम्र तय की, लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 साल। और तीसरा, इसने एक वैध शादी के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी। पहली शर्त तो साफ है, किसी भी पक्ष का कोई जीवन साथी पहले से जीवित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी और तीसरी शर्त थोड़ी तकनीकी हैं, निषिद्ध संबंध और सपिंड संबंध। ये क्या है?
इसे ऐसे समझिए कि कानून एक तरह का परिवार वृक्ष बफर जोन बना रहा है। निषिद्ध संबंध मतलब आप अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों से शादी नहीं कर सकते, जैसे भाई बहन, चाचा भतीजी। अच्छा। और सपेंड का नियम इससे भी आगे जाता है। वो कहता है कि शादी के लिए आपको अपने नजदीकी वंश से थोड़ा और बाहर निकलना होगा। पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माँ की तरफ से 3 पीढ़ी। तो मतलब शादी करने से पहले थोड़ा वंश वृक्ष का होमवर्क करना पड़ता था। एक तरह से हाँ। इसका मकसद जेनेटिक विविधता बनाए रखना और करीबी पारिवारिक रिश्तों में उलझन से बचना था। और अगर कोई इन शर्तों को तोड़ता है तो उस शादी का क्या होता है? तो वो शादी शून्य हो जाती है। मतलब कानून की नज़र में वो शादी कभी हुई ही नहीं, वो शुरू से ही अमान्य है। लेकिन कानून चाहे कितना भी साफ हो, लोग अक्सर उसके तोड़ निकाल ही लेते हैं। स्रोत में गुजरात के मैत्री करार का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, ये एक कानूनी खामी है का बेहतरीन उदाहरण है। चूंकि हिंदू पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, तो कुछ शादीशुदा पुरुष एक सहचर्य अनुबंध या मैत्री करार कर लेते थे। तो ये शादी नहीं थी? नहीं, ये शादी नहीं थी, लेकिन इसके जरिए वे दूसरी महिला के साथ कानूनी रूप से रह सकते थे। ये एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश थी, ताकि दूसरी पत्नी रख सकें। अच्छा, तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी। हाँ, आखिरकार सरकार ने 1982 में इस पर रोक लगा दी। ये घटना पर्सनल लॉ, सामाजिक इच्छाओं और कानूनी सुधारों के बीच के गहरे संघर्ष को दिखाती है। और यही संघर्ष हमें आज के सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर ले आता है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल, और इसकी जड़ें 1985 के मशहूर शाह बानो केस में जाती हैं। शाह बानो केस? हाँ, शाह बानो एक 73 साल की मुस्लिम महिला थीं, जिन्हें उनके पति ने तलाक दे दिया था। उन्होंने गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में अर्जी दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत शाह बानो के हक में फैसला सुनाया। लेकिन ये फैसला सिर्फ गुजारा भत्ते तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे बढ़कर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये दुखद है कि संविधान का अनुच्छेद 44, जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। उन्होंने संसद से आग्रह किया कि देश में एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए। हाँ, ताकि पर्सनल लॉ पर आधारित भेदभाव खत्म हो। लेकिन फिर इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, हुए, जिसे कुछ मुस्लिम समूहों ने अपने पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी माना। भारी राजनीतिक दबाव के चलते तत्कालीन सरकार ने एक नया कानून, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी रूप से बेअसर कर दिया। इसका असर आज तक दिखता है। ये मामला इस बात का प्रतीक बन गया कि भारत में पर्सनल लॉ में सुधार करना कितना राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दा है। ये न्याय, धर्म और राजनीति के बीच की एक बहुत ही जटिल गुत्थी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हमने परिवार की बदलती परिभाषा से लेकर सती और दहेज जैसे मुद्दों पर कानूनी दखल तक की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे हिंदू विवाह, जो कभी एक अटूट संस्कार था, आज एक संहिताबद्ध कानून के दायरे में है। ये कानून सिर्फ नियम नहीं है, ये परंपरा, सुधार और आधुनिकता के बीच भारत की निरंतर चलने वाली बातचीत की कहानी कहते हैं। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार। स्रोत हिंदू कानून के एक पुराने सिद्धांत का जिक्र करता है, जिसे फैक्टम वैलिड कहते हैं। फैक्टम वैलिड? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है, जो हो गया उसे 100 ग्रंथ भी नहीं बदल सकते। अच्छा। ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई काम, जैसे कि शादी, एक बार हो गया है, तो उसे सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कुछ छोटे मोटे निर्देशात्मक नियमों का पालन नहीं हुआ। ये एक तरह का जो हो गया सो हो गया का सिद्धांत है। जो व्यवहारिकता को नियमों से ऊपर रखता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। हमारे आज के इतने विस्तृत और संहिताबद्ध कानूनों की दुनिया में इस प्राचीन सिद्धांत की क्या जगह है? क्या एक कानून में एक गहरे व्यवहारिक नजरिए को दिखाता है, या ये परंपरा और आधुनिक नियमों के बीच एक लगातार चलने वाले संघर्ष की वजह है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।